Good morning, students. I welcome you all in the class of chemistry. We have finished two chapters, Matter in our surroundings and Is matter around us pure? फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ा था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर को हम तीन ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर में हमने मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन देखा था, जहां हमने पूरे मैटर को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया था, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। दिस इज कॉल्ड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फर्दर हमने प्योर सब्सटेंसेस कहा कि दो तरह के ही हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस हैं, पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंसेस की जब हमने बात करी थी तो हमने कहा था हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंसेस जिन्हें हम मिक्सचर्स भी कहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर को हमने ट्रू सोल्यूशन बोला था और हेट्रोजेनस मिक्सचर को हमने फिर से दो ग्रुप में क्लासिफाई किया था, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन। तो बहुत ही कंसाइज वे में हम ये कह सकते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंसेस को या मिक्सचर्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उनमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनके साइज के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर्स तीन तरह के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस जो होमोजेनस इन नेचर होंगे, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन जो हेट्रोजेनस इन नेचर होंगे। तो दो चैप्टर्स के बाद आज की क्लास से हम लेसन 3 स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द लेसन इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। 9th और 10th में केमिस्ट्री में एडवांटेज ये होता है कि कोर्स बहुत ही कम होता है। जैसे 9th क्लास में अभी हमारे पास केमिस्ट्री में सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, लेकिन बेटा ये 4 चैप्टर्स आपके सब्जेक्ट का बेस बनाते हैं, आपकी केमिस्ट्री का बेस बनाते हैं। आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि आप सब्जेक्ट की डेप्थ में जाके सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जब सीनियर क्लासेस की तरफ हम मूव करें, यानी 11th 12th या उसके आगे जब हम प्रोसीड करें, तो हमारे पास फिर टाइम नहीं होता है एक अच्छी फाउंडेशन बनाने का, अपने बेसिक्स को क्लियर करने का। क्योंकि उस टाइम पे उन क्लासेस में हमारे पास कोर्स इतना ज़्यादा होता है कि हम उसी को ही समझने में लग जाते हैं, और अगर हमारा बेस क्लियर नहीं होता है या हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है या सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स हमारे क्लियर नहीं होते हैं तो हमें आगे की चीज़ें भी समझ में नहीं आती हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट टाइम भी है, और कम कोर्स होने की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को डिटेल में समझने में, राइट। तो ये चैप्टर जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये केमिस्ट्री के हमें बहुत बेसिक्स सिखाता है और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करता है, जो आगे जाके भी हमारी क्लासेस में हमें सब्जेक्ट को समझने में हेल्प करेंगी। और इनमें से कई टॉपिक्स तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आपका बेस है, जिनके बिना ना तो आपका काम चलेगा और आगे क्लासेस में आपको ये और डिटेल में पढ़ाए भी जाएंगे। पहले हम यही देख लेते हैं कि हम कौन कौन से मेन टॉपिक्स इस लेसन में कवर करेंगे। तो द फर्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो एलिमेंट्स हैं वो क्यों कंबाइन करते हैं, किस तरह से कंबाइन करते हैं तो क्या रेशियो होता है, इस तरह के जितने भी लॉज केमिकल रिएक्शंस के लिए, केमिकल कॉम्बिनेशंस के लिए दे रखे हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू था जो डाल्टन ने या जॉन डाल्टन ने दिया था, जहां से मैटर की स्टडी का टर्निंग पॉइंट आता है। तो वो पहली थ्योरी मॉडर्न केमिस्ट्री के साथ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की हम बात करेंगे, उसके पॉइंट्स को समझेंगे। फिर एटम्स क्या है, उनके सिंबल क्या होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, उनका एटॉमिक मास क्या है, किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, हम इसकी बात करेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, और फिर उन मॉलिक्यूल्स और आयंस की हेल्प से हम किस तरह से केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका केमिकल फॉर्मूला। क्योंकि वी हैव सीन के स्टूडेंट सीनियर क्लासेस में पहुंच जाते हैं, उन्हें ना तो सिंबल पता होते हैं एलिमेंट्स के और ना ही उन्हें फॉर्मूला लिखना आता है,
और फॉर्मूला लिखने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वैलेंसी। अनटिल एंड अनलेस आपको वैलेंसी की इंफॉर्मेशन नहीं है, वैलेंसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट की जाती है वैलेंसी, जब तक आपको वैलेंसी नहीं पता है तो आप फॉर्मूला नहीं लिख सकते। तो अगेन वैलेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और ये मोल कंसेप्ट, जिसको भले ही सबसे लास्ट में लिखा हो, क्योंकि ये एंड में ही चैप्टर के दे रखा है इसलिए लास्ट में लिखा है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट, जिसमें आप देखेंगे कि आपके न्यूमेरिकल्स, जब सीनियर क्लासेस की केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके न्यूमेरिकल्स में हर स्टेप पे आपको मोल कंसेप्ट की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी और आपको अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट ओनली। तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, मोल कंसेप्ट। हम बहुत आराम से, बहुत स्लो चलेंगे और एक एक चीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कोई डाउट ना हो, आपको एक एक चीज़ समझ में आए। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप, कमेंट सेक्शन रहता है क्लासरूम में, आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, राइट। अब स्टार्टिंग जो हम करेंगे इस चैप्टर की, वो बिल्कुल एक स्टोरी की तरह करेंगे। हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि जो सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री, उसकी खुद की हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से शुरू हो रही है केमिस्ट्री, राइट। केमिस्ट्री की हिस्ट्री को हम दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक कहलाती है एंशियंट केमिस्ट्री और एक कहलाती है मॉडर्न केमिस्ट्री। आज की डेट में जो हम फॉलो कर रहे हैं केमिस्ट्री, वो मॉडर्न केमिस्ट्री है, जो 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी। लेकिन केमिस्ट्री की हिस्ट्री बहुत बहुत ओल्ड है। हम जब एंशियंट केमिस्ट्री में बात करते हैं तो एंशियंट केमिस्ट्री में हमारे 4 पीरियड आते हैं, ठीक है, जिसमें से पहले पीरियड को एंशियंट पीरियड ही कहा जाता है। एंशियंट पीरियड, एंशियंट और पीरियड, और ये माना जाता है दिस वाज अप टू 350 AD तक रहा था, ठीक है। इस पीरियड में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस या केमिस्ट्री फॉलो करी जाती थी। फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स बनाए जाते थे, ग्लास बनाया जाता था, पॉटरी बनाई जाती थी, मेटल का एक्सट्रैक्शन होता था, और जिसमें मेन मेटल्स होती थी गोल्ड और सिल्वर, राइट। तो जो उस टाइम पे भी किंग एम्परर्स होते थे और ज्वेलरी पहनते थे, गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी अगर यूज़ होती थी, तो हमें पता है कि मेटल्स हमेशा क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ के साथ नेचर में प्रेजेंट होती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके प्योर मेटल को ऑब्टेन करना, ये सारे काम इस एंशियंट पीरियड में होते थे, राइट। जो फर्स्ट बुक कही गई केमिस्ट्री पे, वो कहा गया कि वो इजिप्ट में लिखी हुई थी अराउंड 300 AD, और उस टाइम पे जो केमिस्ट्री था उसका मीनिंग था द इजिप्शियन आर्ट। ये जो वर्ड है ना केमिस्ट्री, इसमें जो RY लगा हुआ है, RY से बेसिकली वही सब्जेक्ट टर्मिनेट होते हैं जिसमें कुछ आर्ट आती है। तो यहाँ पे भी जो केमिस्ट्री थी इस टाइम तक, वो केमिस्ट्री की मीनिंग यही ली जाती थी, इट्स अ काइंड ऑफ इजिप्शियन आर्ट। और मॉडर्न पीरियड तक भी केमिस्ट्री को साइंटिफिक आर्ट ही कंसिडर किया जाता रहा। एंशियंट पीरियड के बाद एक पीरियड स्टार्ट हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पीरियड था, एल्केमी पीरियड। एल्केमी पीरियड, राइट। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि आज की डेट में जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं साइंटिस्ट, जो डिस्कवरीज करते हैं उनको हम बोलते हैं साइंटिस्ट। एंशियंट टाइम पे, एंशियंट पीरियड में ये साइंटिस्ट जो हैं इनके लिए या तो फिलोसफर वर्ड यूज़ होता था या यूज़ होता था एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट, तो अगर आपसे पूछा जाए एल्केमिस्ट में और साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। एल्केमिस्ट साइंटिस्ट ही थे, लेकिन वो एंशियंट पीरियड में वर्क करते थे साइंस के ऊपर और डिस्कवरीज करते थे। और आज की डेट में हम मॉडर्न वर्ड यूज़ कर लेते हैं, हम उन्हीं को बोल देते हैं साइंटिस्ट। तो एल्केमी पीरियड था, पीरियड की भी ड्यूरेशन थी कि 350 से लेके 1500 तक रहा। बहुत लंबा पीरियड रहा, ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है एज यू कैन सी, ठीक है। और बड़ी इंटरेस्टिंग दो चीज़ें थी इस पीरियड में। क्या थी वो? जो एल्केमिस्ट थे वो काम कर रहे थे एलिक्सिर ऑफ लाइफ, मतलब हमेशा जो है वो ह्यूमन बीइंग हमेशा यंग रहे, फॉर एवर यंग वाली चीज़ थी कि कभी भी ओल्ड एज ना आए, ठीक है। और दूसरा वो एक स्टोन बनाने का काम कर रहे थे जो
ट्रांसम्यूट करता बेस मेटल्स को, जैसे कि बेस मेटल्स में हमारी आती है जिंक, कॉपर, आयरन, इनटू गोल्ड। यानी वो जिंक को, या ये कहें कि कम कॉस्टली लो कॉस्ट मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था, और उसके लिए स्टोन जो बना रहे थे वो फिलोसफर्स स्टोन कहलाता है। तो दो चीज़ों पे वो काम कर रहे थे, एक फिलोसफर्स स्टोन और एक एलेक्सिर ऑफ लाइफ। ठीक है। But the alchemists failed in their efforts because no philosopher's stone and elixir of life actually existed. बट वी आर रियली ग्रेटफुल कि इस पीरियड में जो एल्केमिस्ट थे उन्होंने हमें कई सारे केमिकल ऑपरेशंस और कई सारे केमिकल एपरेटस से फेमिलियर कराया। हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था डिस्टिलेशन का प्रोसेस, वो डिस्टिलेशन का प्रोसेस इसी एल्केमिकल पीरियड में ही आया था। ठीक है ना, एल्केमी पीरियड या एल्केमिकल पीरियड कहलाता है, इसी में ही आया था। सब्लिमेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड बाई एमलगमेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एल्केमिकल पीरियड में ही डिस्कवर हुई हैं। राइट। उसके बाद जो एक पीरियड आया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो पीरियड कहलाता है इएट्रो। और इएट्रो अपने आप में एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है फिजिशियन। ठीक है, तो इएट्रो केमिस्ट्री पीरियड कहलाता है ये, केमिस्ट्री और पीरियड, और इसकी ड्यूरेशन है 1500 सेंचुरी से शुरू हुआ एंड 1650, यानी अप्रॉक्स 150 ईयर्स तक ये पीरियड रहा। ठीक है, और यहाँ जो इस पीरियड में मेन फोकस था वो मेडिसिनल केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस था। इंस्टेड ऑफ दिस के गोल्ड बनाएं या एलेक्सिर ऑफ लाइफ पे बातें करें, इन्होंने यहाँ पे स्टडी ऑफ गैसेस करा। जो गैसियस लॉज भी हैं, और उस गैसियस लॉज में से एक बॉयल्स लॉ की बात होती है, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, वो इसी पीरियड में ही दिया गया था। राइट। इसके बाद आया फ्लॉगिस्टन पीरियड। स्पेलिंग इज PHLOGIS और TON। फ्लॉगिस्टन पीरियड, दिस वॉज अराउंड 1650 से 1774 तक रहा। In this period also the much work was done with gases। कंबशन की बात हुई, और बड़े फेमस से साइंटिस्ट इस पीरियड के हमारे पास थे हेनरी कैवेंडिश, जोसेफ प्रीस्ले, जोसेफ ब्लैक, कार्ल शीले, जिन्होंने जोसेफ प्रीस्ले और कार्ल शीले को क्रेडिट जाता है ऑक्सीजन की डिस्कवरी का। तो ये ऑक्सीजन की डिस्कवरी और बहुत सारी डिस्कवरीज और गैसेस की बाद इस पीरियड में रही, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड था। और बस इसी पीरियड के बाद मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट हुई। राइट। जो टिल डेट हम फॉलो करते हैं इसको, आज की डेट में जो पीरियड चल रहा है वो है मॉडर्न केमिस्ट्री का पीरियड। और ये पीरियड में भी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, और एक फ्रेंच केमिस्ट हैं एंटोनियो लेवोजियर, जिनको हम कंसिडर करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। एंटोनियो और लेवोजियर is considered as father of modern chemistry। राइट। तो ये तो हो गई एक ब्रीफ हिस्ट्री केमिस्ट्री की। अब जो वर्ड है केमिस्ट्री, अगर हम बात करेंगे वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, तो अरेबिक वर्ड कहा जाता है एल्केमी, वहाँ से ड्राइव हुआ है ये वर्ड। और उस अरेबिक वर्ड की भी फर्दर ग्रीक और लैटिन सबसे कनेक्शन है। तो एल्केमी एक अरेबिक वर्ड है जहाँ से ये कहा जाता है कि केमिस्ट्री वर्ड निकल के आया, और मीनिंग इसकी क्या है, टू स्टडी। एल्केमी मीन्स टू स्टडी मैटर, सिंपल, टू स्टडी मैटर। मैटर की स्टडी को ही हम बोलते हैं केमिस्ट्री। और मैटर जिसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। और जो फंडामेंटल पार्टिकल या फंडामेंटल यूनिट कही जाती है मैटर की, वो कहलाती है एटम।
एटम। एटम को हम बिल्कुल फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स को हम बोलते हैं कि वो फंडामेंटल यूनिट है हमारी बॉडी की। अब ये क्वेश्चन है कि जो वर्ड एटम है ये कहाँ से आया, तो इसकी बहुत सारे कनेक्शंस जो हैं, लिंक्स जो हैं, वो इंडियन फ़िलासफ़र्स के साथ भी जुड़े जाते हैं और ग्रीक फ़िलासफ़र्स के साथ भी जुड़े जाते हैं। इंडियन फ़िलासफ़र्स के दो नाम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, एक महर्षि कनद, महर्षि कनद, और दूसरे आए हैं फाकुदा कत्यायन, जिसको कत्यायमा या कत्यायना भी बोलते हैं। ये दो साइंटिस्ट के नाम आए, या इंडियन फ़िलासफ़र्स बेसिकली कहलाते थे। जो हमने बात करी थी फ़िलोसॉफिकल पीरियड था, तो फ़िलासफ़र्स कहलाते थे, जिन्होंने कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं, यानी उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में हम ब्रेक करते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम उसको फर्दर, मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, उसको इन्होंने हिंदी में बोला था परमाणु। ये दोनों साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने परमाणु की बात की थी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटम। इसी तरह से जो ग्रीक कनेक्शंस आते हैं, ग्रीक फिलोसफर्स, उसमें दो ग्रीक फिलोसफर्स का नाम आता है, एक है डेमोक्रिटस, और इन्हीं के एसोसिएट या स्कॉलर कहलाते थे ल्यूसिपस। ठीक है, ये ग्रीक फिलोसफर्स हैं दोनों। इन दोनों को भी क्रेडिट जाता है जिन्होंने सेम चीज़ बताई थी, दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। और उन्होंने वही ग्रीक लैंग्वेज से ही वर्ड निकाला एटोमॉस, और जिसको हम आज इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं एटम, और जिसका मतलब क्या है, मतलब है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, विच इज़ इनडिविजिबल। एटोमॉस मीन्स इनडिविजिबल, which cannot be divided further. Indivisible means cannot be divided further. ठीक है, लेकिन जब हम मॉडर्न केमिस्ट्री में पहुंचेंगे और फिर आप देखेंगे कि बाद में जब हमारे पास बहुत इक्विपमेंट्स आते गए, फैसिलिटीज़ आती गई, माइकल फेराडे के एक्सपेरिमेंट आए जहां उन्होंने मैटर और इलेक्ट्रिसिटी को आपस में इंटरैक्ट किया, तो हमने ये देखा कि एटम को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और एटम जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इट मीन्स एटम कैन बी डिवाइडेड फर्दर। यानी आज की डेट में भी जो हम वर्ड एटम यूज़ कर रहे हैं, उसकी मीनिंग कोई रिलेवेंट नहीं है। एटम लिया ही गया था वहाँ से कि वो इनडिविजिबल होगा, कोई चीज़ जो डिवाइड फर्दर नहीं हो सकती वो एटम है। लेकिन एटम फर्दर डिवाइड होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, भले ही रिलेवेंट ना हो, लेकिन आज की डेट में भी हम मैटर की स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल यूनिट की जब भी बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एटम। तो ये जो वर्ड एटम था, ये कहाँ, किन साइंटिस्ट से निकल के आया, हमने बात कर ली। 2 इंडियन फिलोसफर्स के नाम आ गए और 2 ग्रीक फिलोसफर्स के नाम आ गए। ये फ़िलासफ़र्स का वर्क भी जो था वो सारा का सारा फ़िलोसॉफिकल कंसिडरेशन ही था, कोई बहुत एक्सपेरिमेंटल डेटा या एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं था। एक्सपेरिमेंटल वर्क आया है मॉडर्न केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, तो मॉडर्न केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जहाँ एलिमेंट्स की बात हुई, कंपाउंड्स की बात हुई, और ये कहा गया कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो मॉलिक्यूल्स होता है। तो जो चैप्टर में नाम आ रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो एटम्स की हिस्ट्री को हमने समझ लिया कि किन किन साइंटिस्ट के नाम एटम्स के साथ जुड़े हुए हैं और एटम की मीनिंग क्या है, एटम कहाँ से डिराइव हुआ है, एटिमोलॉजी इसकी क्या है। तो एटोमॉस वर्ड से आया है विच मीन्स इनडिविजिबल। लेकिन आज की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट हमारे पास नॉलेज है, उसके हिसाब से एटम कैन बी डिवाइडेड फर्दर एंड द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडेज क्लास, जहाँ हमने काफ़ी डिटेल में केमिस्ट्री की हिस्ट्री को भी समझा और एटम्स की बात कर ली। अब इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।